अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल आपसे करेंगे कि जब आपको उसने आके बता दिया जी आई हैव कमिटेड अ रेप, आई हैव कमिटेड द मर्डर, और आप फिर कैसे कह रहे हैं कि आपने उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन करनी है। और इसके ऊपर मेरा अपना ये मानना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और आज मियाँ साहब से बात करेंगे लीगल एथिक्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। सर, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, सिंस यू एंड आई एंड दिस फर्म वी प्राइमरीली प्रैक्टिस ऑन क्रिमिनल लॉ, so you being the capital defense attorneys regularly defend the people who are either murderers, डकैत्स, या फिर कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो जना के केस के अंदर भी आते हैं। तो हर तरह का क्लाइंट आपने देखा है, हर तरह का फ्लेवर आपने इन चीज़ों में लिया है। बट बहुत सारे सूडो एथिकल लोग और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस चीज़ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं दैट वी आर द perpetrators who help those people to get out in the general public, और वो दोबारा ये क्राइम करते हैं, या वी आर इक्वली पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस जहाँ पे हम गुनहगार लोगों को बचाते हैं। तो इस बारे में आपकी 2 सेंट्स क्या हैं? अच्छा विशाल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और अगर आप मैसेजेस में थ्रेड देखें, ख़ास तौर पे जो यंग बच्चे अभी ए लेवल्स कर रहे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, या हु आर प्लानिंग टू कम इनटू द प्रोफेशन ऑफ लॉ, दे आर आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, when you try or when you have thought that you have to become a lawyer, कुछ 3-4 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मोरालिटी, एथिक्स एंड लॉ। I'll start from the opposite direction. Law is what is law? Everyone knows. Solomon ने कहा था it's a command of a sovereign. और अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई करें, what must be done और what mustn't be done. So it talks about directions और इस बारे में बात करता है। अगर आप एथिक्स की बात करें तो कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं किसी भी प्रोफेशन के अंदर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, व्हाट गुड कैनन्स अ प्रोफेशनल मस्ट ऑब्जर्व। और मोरालिटी वेरी करती है, आपकी मोरालिटी का लेवल और है, मेरी मोरालिटी का और। ये वो कुछ ऐसे अनरिटेड प्रिंसिपल्स हैं जो आप बाय बर्थ कल्चर से, सोसाइटी से, अपनी पेरेंटिंग से और इन चीज़ों से लेके चलते हैं। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरट्वाइंड कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप इसको इस तरह देखो कि इंग्लिश जो लीगल हिस्टोरियंस हैं, दे एग्री टू द फैक्ट, टू द अनसर्टेनिटी दैट व्हेन फॉर्मल लॉयरिंग स्टार्टेड, देयर इज नो प्रिसाइज डेट, बट वंस इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट स्टार्टेड, इट केम इन टू अ डिस्कशन कि जी कुछ एथिक्स भी होने चाहिए और ये सब कुछ भी होना चाहिए। तो इसी तरह बिलखसूस अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स हैं, और उसमें चैप्टर 12 है कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूल 134 टू 175B। अभी आपके सामने एक स्लाइड पॉप आउट हो जाएगी। हमने इस लेक्चर को बनाने के लिए या इस सेशन को बनाने के लिए एक हिस्टोरिकल केस लॉ एवेल्युएशन की, ऑल्दो हमारे पास रूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन रूल्स की केस लॉज में कैसे एवेल्युएशन की गई और उसके अंदर किस तरह इसको देखा गया। तो अगर प्रिसाइजली इन रूल्स को अगर आप डाइसेक्ट करें तो आपके कुछ एथिक्स टुवर्ड्स द प्रोफेशन है, एथिक्स टुवर्ड्स द कोर्ट हैं, एथिक्स टुवर्ड्स द क्लाइंट्स हैं, एथिक्स टुवर्ड्स द पब्लिक एट लार्ज। सो इन सारों को देखते हुए हमने इस सारी चीज़ को कंपाइल किया और केस लॉज की रोशनी में किया, जो कि अगर आप रिसर्च करें तो आपको कोई ऐसा लेक्चर या ऐसा कोई सेशन नहीं मिलेगा जिसके अंदर केस लॉज की रोशनी के अंदर जो है इसको एवेल्युएट किया गया। तो इस तरह हमने इसको एवेल्युएट किया। कमिंग बैक टू योर टॉपिक, आपने कहा जी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी कि आप एक रेपिस्ट को, एक टेररिस्ट को, एक क्रिमिनल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप उसको जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स वट एवर यू आर अर्निंग दैट इज ऑल्सो हराम, that's wrong money you are getting for that. अच्छा, मेरा इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकल क्लैरिटी है और आई वांट अ क्लैरिटी फॉर योर ऑडियंस टू हैव ऑन इट दैट एक लॉयर का काम कभी भी किसी भी क्लाइंट को
ये जज नहीं करना होता ये गिल्टी है, ये नॉन गिल्टी। इट इज द सोली एंड सोली ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। और इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाता हूं आपको, रिलीजियस कंपैरेटिव एनालिसिस। फॉर इंस्टेंस, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर किसी सूरत के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी अहदीस के अंदर ये इख्तियार कभी भी किसी इंसान को दिया ही नहीं है कि आप उसको ये जज कर सकें ये मुसलमान है, ये नॉन मुस्लिम है। अगर कोई कहता है कि आई एम अ मुस्लिम, दैट्स द सोल, यू हैव नथिंग एल्स बट टू बिलीव दैट ही इज अ मुस्लिम। और इसी तरह कि क़यामत वाले दिन उसने दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है, इसका तयन भी अल्लाह ताला के पास है, बंदे के पास नहीं। इसी तरह जब एक क्लाइंट किसी लॉयर के पास आता है तो उसके पास बाय लॉ, बाय एथिक्स, बाय मोरालिटी ये इख्तियार ही नहीं है इस बात को एवेल्युएट करे कि जी ये बंदा जो है गिल्टी है या नहीं गिल्टी। आपने बाय लॉ उसको एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देनी होती है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल आपसे करेंगे कि जब आपको उसने आके बता दिया जी आई हैव कमिटेड अ रेप, आई हैव कमिटेड द मर्डर, और आप फिर कैसे कह रहे हैं कि आपने उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन करनी है। और इसके ऊपर मेरा अपना ये मानना है कि आपके सब कॉन्टिनेंट का जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का लीगल सिस्टम है, इसके अंदर मेरा ये मानना है जिस किस्म के लॉज हैं कि ना मुदई 100% सच्चा होता है, ना मुल्जिम 100% गुनहगार होता है। मुदई की तरफ से भी इम्प्रोवाइजेशन होती है और मुल्जिम की तरफ से भी उतने चार्जेस और एलिगेशंस नहीं होते जिस तरह के उन्होंने लगाए होते हैं। तो आपने अपने क्लाइंट को अदालत में रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। आपकी रिप्रेजेंटेशन के बाद अदालत डिसाइड करती है वो गिल्टी है कि नहीं गिल्टी। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन के दौरान कम्स द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स कि आपके कोर्ट की तरफ क्या एथिक्स है, आपके क्लाइंट्स की तरफ क्या एथिक्स हैं, आपके अपने केस की तरफ क्या एथिक्स है, आपके एक लॉयर के साथ क्या एथिक्स है। सो इन दैट सिनेरियो मूविंग फॉरवर्ड आई टेल यू वन थिंग, देयर इज अ जजमेंट जो कि आपके पास पॉप आउट भी हो जाएगी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने 2014 SCMR 747 के अंदर अपहोल्ड किया कि द प्राइमरी रीजन ऑफ हैविंग द बार एसोसिएशन इज द रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ के लिए एक लॉयर जो अपना रोल प्ले कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। सो जब आपके पास आपका क्लाइंट आता है, उसको पेशेंट हेयरिंग देना, उसके केस को अच्छे तरीके से तैयार करना और फिर उसको उसी ईमानदारी से अदालत के अंदर जो प्रेजेंट करना, दैट इज ऑल्सो द एथिक्स ऑफ द लॉयर। अच्छा सर, जैसे कोर्ट ऑफ एथिक्स में हम देखते हैं सेक्शन 159 से 167 तक ड्यूटी ऑफ अ लॉयर टुवर्ड्स द कोर्ट डील करता है। इसी पे एक जजमेंट भी थी, इफ आई रिमेंबर इट राइट, दैट वाज 2004 MLD 1659 कराची हाई कोर्ट, जिसमें इज ऑनरेबल जस्टिस सबीउद्दीन अहमद साहब ने एक बात की थी, वेस्टिंग ऑफ कोर्ट्स टाइम, अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ कोर्ट्स टाइम। इसका क्या मतलब था? यार सिंपल सी बात है कि व्हेन द केस इज फिक्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव टू बी देयर। ये नहीं हो सकता कि आप एडजर्नमेंट्स फाइल कर रहे हैं, आपने अपनी फीस तो ले ली क्लाइंट से, लेकिन यू आर नॉट गिविंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। आप कोर्ट का टाइम नहीं वो वेस्ट कर सकते। सो ये एक लॉयर की एथिक है, व्हेन एवर हिज केस इज फिक्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव टू बी देयर टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एक ही दिन के अंदर आपके मल्टीपल कोर्ट्स में केसेस लगे होते हैं, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल फॉलो होता है, द सीनियर मोस्ट जज प्रेफर्स, उसको उसकी प्रेफरेंस पहले बनती है, यू गोज टू दैट कोर्ट एंड देन कमिंग डाउन टू दी इन द टर्म्स ऑफ सीनियरिटी डाउनवर्ड्स कि जो, तो आपने रिप्रेजेंटेशन जरूर दी। So for example, if I have cases before the concerned lower courts and concerned high court, तो आई वुड प्रेफर कि मैं पहले हाई कोर्ट में जाऊँ और हाई कोर्ट में भी सीनियर जज के पास पहले जाऊँ। और आई बिलीव द जस्टिसेस वुड आल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि अगर मैं सीनियर जज के सामने पेश हूँ तो वो करें। और आई बिलीव दैट सिंस पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक टाइम, तो शायद इस वजह से भी इस चीज़ को ऊपर रखा गया कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात, आप कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आई मीन एक जज पूरी फाइल पढ़ के आया हुआ है और आपने अगले दिन दरखास्त दे दी एडजर्नमेंट। अगर आप इन रूल्स को देखो ना, इंग्लैंड के अंदर यू हैव टू टेल द जज मच प्रायर इन टाइम कि आपको एडजर्नमेंट चाहिए, ताकि दोनों पार्टीज को पता हो कि आपने एडजर्नमेंट ली हुई है। हमारे यहाँ तो एक दिन पहले सेम डे आप एडजर्नमेंट डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और जजमेंट थी 2016 PLD 618 कराची हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस अकील साहब ने एक बात की थी, no gesture of advocate can amount to lower the dignity of the court. Oh yes, when you are in the court you have to be humble, you have to be submissive, you have to represent your client to the best possible mechanism.
ये नहीं हो सकता कि आप अदालत के अंदर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई हैं और रील्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर ये कहा हुआ है कि आपकी जंग उस वक्त कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी जंग उस रिलीफ के लिए। सो आपको सबमिसिव होके अपने रिलीफ को लेना अपने क्लाइंट के लिए। दैट्स व्हाई यू कांट बी व्यू कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स द कोर्ट। बिल्कुल ठीक। और नोट किया होगा कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है जैसे बहुत सारे लॉयर्स एक एडवोकेसी को चेंज कर देते हैं डिबेटिंग फॉर्मेट के अंदर, तो वो भी एक थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि यार आप डिबेट तो करने नहीं आए जज के साथ, यू हैव टू कन्विंस देम, तो वो बड़ा रिस्पेक्टफुल वे में उसको होना चाहिए। सर एक और जजमेंट थी 2008 YLR 812 पेशावर हाई कोर्ट में, that the lawyer has to perform every act to help the judge for the disposal of the case. अच्छा, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग एज अ टीम ऑफ MMGLA हम क्या करते हैं कि जब हमने अपनी पिटिशन ड्राफ्ट करनी है तो हमने अपनी पिटिशन को डाइसेक्ट किया हुआ है 3 हिस्सों के अंदर। When it's I'm talking about the high court. One is the factual portion, one is the ground portion, third portion is the law points involved in that. Now what I am doing is I am facilitating a judge to understand the proposition कि factual controversy क्या है, लीगल ग्राउंड्स क्या है और इस पे लॉ पॉइंट कौन सा इन्वॉल्व है। और इसी तरह जब हमने अदालत के अंदर अपने केस लॉज लेके जाने तो केस लॉज को भी हमने डाइसेक्ट किया होता 2-3 हिस्सों के अंदर कि ये हिस्सा जो है हमारा फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर डील करता है, ये लीगल ग्राउंड्स को, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम फैसिलिटेटिंग द कोर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम हियर टू क्लेम अ रिलीफ। सो उसके लिए आपने अदालत को फैसिलिटेट करना। इसीलिए इस जजमेंट के अंदर उन्होंने बताया है कि व्हाट आर डिफरेंट वेज और मैकेनिज्म दैट अ लॉयर कैन फैसिलिटेट अ कोर्ट। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट थी 2016 PLD 288 कराची हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस नज़र अकबर साहब ने एक बात की थी दैट एडवोकेट मस्ट बिहेव विद ड्यू डिलिजेंस। वो इस पॉइंट को जरा इलैबोरेट कीजिए। यार ड्यू डिलिजेंस, प्रिकॉशंस, कॉशंस, दे आर मस्ट फॉर अ लॉयर। ड्यू डिलिजेंस क्या है? यू रिप्रेजेंट द ट्रू फैक्ट्स, यू डोंट कंसील। यानी आई मस्ट से दैट कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ ब्लास्फेमी इन अ लीगल एरेना। द जजेस टेक इट वेरी सीरियसली। और हमारे यहाँ बहुत सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्टेड है जहाँ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की हुई। सो एक लॉयर ने कभी भी अदालत के सामने कंसीलमेंट नहीं करनी और ड्यू डिलिजेंस अपनी पूरी करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको याद हो कि जब भी हम कोई पिटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, चाहे बेल पिटिशन हो, चाहे अपील हो, चाहे निगरानी हो, हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि all the documents are attached with this petition provided by the petitioner, or this is the first petition before this honorable court, whereas अगर वो second हो तो that means you are concealing the fact. So you have to do all the due diligence. बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि जो हम आज अपने फॉर्मेट से हट के बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज टीम MMGLA has put a lot of effort in compiling these judgments, तो हर एक जजमेंट का क्रक्स आप तक पहुंचाया जा सके। तो हम एक अगली जजमेंट पे चलते हैं सर। तो दैट जजमेंट इज़ 2004 YLR 2442 कराची हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस मोहम्मद मूसा ये कहते हैं दैट एडवोकेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अनबायस्ड, फेयर एंड इंडिपेंडेंट असिस्टेंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये डिफरेंट नहीं हो जाएगा अगर हमने अनबायस्ड देनी, हम तो बायस ही जाके देते हैं। Oh no. Unbiased in a sense that you have to tell what actually file reveals to. You can't make up a story in a court of law. बहुत सारे आपने लॉयर्स को अदालत के अंदर देखा होगा कि वो एक ऐसी स्टोरी चलानी शुरू कर देते हैं केस के दौरान जो कि ना फाइल का हिस्सा है ना वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो आपने अनबायस का मतलब ये है कि वॉट एवर इज अवेलेबल इन द फाइल, यू हैव टू प्ले विद द फाइल, नॉट प्ले विद द फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज बाय मेकिंग द डिफरेंट फैक्चुअल स्टोरीज। सो आपने अदालत के अंदर अनबायस्ड इन अ सेंस, फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टेकन अ केस, दैट मीन्स आई फील दैट I believe that to my professional capabilities that my client is innocent. So my client is innocent, I will be going unbiased. I will be giving all whatever is available on the record. You can't make out the record, but you have to play around the record. So your file is your Bible. Oh yes. You can't go out of it and you have to do whatever is written. It depends on the nature of the cases. For instance, if there is a murder reference, if there is a criminal appeal,
there is a criminal revision, you are bound by the pleadings, whatever the documents attached with it. But if there is a writ jurisdiction, तो उसके अंदर sometimes आपको during the course of arguments जो documents आपको subsequently available हुए होते हैं, उनको आपको अदालत में submit करना पड़ता है. तो that is why I guess कि हमारी practice भी हमारी firm के अंदर भी ये that we tend to write that the new grounds would be furnished during the course of arguments, because जैसे हमारी अपनी पिटिशन के अंदर भी कुछ उस लोग उसको मिसकंसीव करके कि दैट बट आवर पिटिशन एक्चुअली वाज, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जिस तरह डेवलपमेंट्स हुई, वी हैड द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट कि हम उसमें नई चीज़ें दे सकते हो. दैट्स व्हाट द कोर्स इज अबाउट. सर नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. दैट इज 2001 CLC 1559 कराची हाई कोर्ट. जस्टिस S. अहमद सरवाना साहब की जजमेंट है. एंड ही सेज where the advocate does not prepare his brief properly and does not place a relevant law before the court, such counsel is considered fail in his duty by not maintaining the standard. Oh yes. मेरा तो ये एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि, और यहाँ पे अभी जो पहले मैंने बात की है ना, उसकी मैं नफी करने लगा हूँ. अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, नेवर गो टू द कोर्ट. क्योंकि पहले मैंने कहा था एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है, आपकी तैयारी होनी चाहिए. अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इनटू द कोर्ट एंड यू नो गेटिंग ऑकवर्ड. सो इस वजह से जब भी अदालत में आपने जाना है तो आपके फैक्ट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, आपके लॉ पॉइंट पे कंट्रोल होना चाहिए, और ये दोनों चीजें मस्ट बी सपोर्टेड बाय द केस लॉ. क्योंकि अगर केस लॉ नहीं है, हमारे यहाँ एक तरह का फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है जो आपके प्रेसिडेंट्स हैं, तो जजमेंट्स बेसिकली आपके क्लेम को फोर्टिफाई करते हैं बिफोर द कोर्ट. सो इस वजह से आपने अदालत के अंदर अपना केस लॉज और अपने जितना भी रेलिवेंट लॉ है वो होना चाहिए, और उसकी कोर्ट को अपने प्रॉपर असिस्टेंस देंगे. सर जजमेंट के हवाले से भी दो मुख्तलिफ इशूज आते हैं विच वी हैव सीन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स मेक द मिस्टेक्स. कि एक तो कुछ लॉयर्स इस तरह के होते हैं जो समझते हैं कि जजमेंट ही आर्ग्यूमेंट है, और एक इस तरह के होते हैं जिन्हें जजमेंट प्रेजेंट करनी नहीं आती. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक एंड आई वुड वांट कि आप जब टाइम निकालें तो हम इस टॉपिक को भी एड्रेस करें, दैट हाउ टू मेक दैट जजमेंट फैसिलिटेट योर मेन आर्ग्यूमेंट एंड देन हाउ टू प्रेजेंट दैट जजमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. 99.9% लॉयर सबसे बड़ी गलती करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो ये क्या है कि जब उन्होंने लॉ साइट से जजमेंट को डाउनलोड किया या लॉ जर्नल से जजमेंट को कॉपी करवाया, वो उसके जो हेड नोट्स हैं उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. अब हेड नोट्स आर नेवर द पार्ट ऑफ द जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड ऑफ ऑल कि जो इनको कंपाइल कर रहा है ये उसने बनाए हुए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जजमेंट के अंदर ऑल टुगेदर डिफरेंट बात हुई होती है, बेल डिसमिस हुई हुई है, मर्डर रेफरेंस के अंदर वो इन पॉजिटिव रिजल्ट किया हुआ है. तो इस वजह से ये आपके लिए ज़रूरी है, और मैं सबको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पास कोई जजमेंट हो तो उस जजमेंट को, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने देखना हो किसी भी जजमेंट को, तो मैं जजमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. एक जजमेंट के अंदर फैक्चुअल नरेशन होती है, उसके बाद सबमिशंस होती हैं दोनों साइडों की, कंप्लेनेंट काउंसिल, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस को सबमिशंस होती हैं, और तीसरा ऑपरेटिव पार्ट होता है जिसमें जज साहब अपनी फाइंडिंग देते हैं. अब वो जो तीसरा पार्ट है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है. एक जो उस जजमेंट के अंदर रेशो डिसाइड किया जा रहा है, और एक उसी ऑपरेटिव पार्ट के अंदर ओबिटर पोर्शन होता है, सो विच इज अदरवाइज रेलेवेंट, नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट. सो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए उस जजमेंट को पढ़ते हुए कि मैंने इस जजमेंट को इस एंगल से पढ़ना है कि एक फैक्चुअल नरेशन है, एक सबमिशन है, और एक फाइनल ऑपरेटिंग पोर्शन है जिसके अंदर जज साहब ने पूरा लॉ भी डिस्कस किया हुआ है, अपनी फाइंडिंग जो दे रहे हैं. सो आपके पास वो सारी चीज होनी चाहिए उसको समझने. सर एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट थी, दैट इज 2018 CLC 664 कराची हाई कोर्ट की. जस्टिस नजर अकबर साहब ने एक बात बोली. He said that an advocate is not the slave to his client, but he is the officer of the court. और इसको मैं सप्लीमेंट आपको करता हूँ, वही जो हमने एक जजमेंट पहले भी रेफर की थी जस्टिस जवाद साहब की, कि जब प्रो बोनो लिटिगेशन होनी है तो एक लॉयर इज बेटर कैपेसिटेटेड बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. हमारे यहाँ एक बहुत गलतुल आम में एक ट्रेंड है, और वो ये है कि आपने वकील को फीस दे दी तो उसके बाद वकील को आपने खरीद लिया, यानी जो क्लाइंट ने कहना है वही आपने करना है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी वर्किंग. जो सीनियर लॉयर्स थे वो कहा करते थे कि अ लॉयर मस्ट बी इन अ पोजीशन टू कमांड द क्लाइंट दैट हाउ द केस इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, रादर देन द क्लाइंट टेलिंग यू व्हाट टू डू, बिकॉज ही इज नॉट वेल इक्विप्ड विद द रेलेवेंट लॉ
तो वो आपको गलत भी बता सकते हैं। तो ये आपके पास कमांडिंग, कंट्रोलिंग और ड्राइविंग सीट होनी चाहिए मुकदमे की। और अगर आपने पैसे दे दिए तो आपने पैसे इसलिए दिए टू रिप्रेजेंट यू बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और वो इब्राहिम लिंकन का जो एक मैं अक्सर कोट करता हूँ, योर टाइम एंड नॉलेज इज स्टॉक एंड ट्रेड। तो हमारे पास बेचने के लिए हमारा टाइम और नॉलेज होता है जिसके लिए हमें पे किया जाता है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, द इंप्रेशन शुड नॉट बी लाइक दैट you have just bought off a lawyer. That's not how it works. और सर आई रेकन कि आपने जब मेरा पहला लेक्चर हुआ था तो उसमें पहली बात ये बोली थी, डोंट टेक द क्लाइंट जिसको आप कंट्रोल नहीं करते। Oh yes, yes. क्योंकि वो आपका बेड़ागर करता है। Sometimes, for instance, मैं एक आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ और मैंने वो आर्ग्यूमेंट डॉक्यूमेंट से ऐसा बनाया हुआ है जो क्लाइंट ने आपको बताया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में डिपिक्ट नहीं कर रहा, चाह वही रहा है जो उसका रिलीफ है, मैं वही रिलीफ लेके देने लगा हूं, लेकिन मैं किसी और तरीके से उसको कोर्ट के सामने स्ट्रक्चर कर रहा हूं। वो आ गया है, नहीं सर इसमें इस तरह नहीं, इस तरह हुआ था। तो उस वक्त केस का तो खराब हुआ ही हुआ है। जज साहब के सामने आपकी पोजीशन ऑकवर्ड होती है कि अपने क्लाइंट को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। और जो बहुत अच्छे एमिनेंट एस्टैब्लिश्ड जजेस हैं सुपीरियर जुडिशरी के अंदर, वो उसी वक्त टोक देते हैं कि यू हैव अ लॉयर, साइड पे हो जाए। इवन कि आप जरा भी ये जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग्स देखें कि काजी फाइजी साहब जो है, ही वोंट अलाउ एनीवन एल्स एक्सेप्ट द लॉयर्स टू, बिकॉज़ दैट्स व्हाई द लॉयर्स आर फॉर। और हमने ये अमूमन देखा कि हेबियस पिटीशन में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो जिनका बंदा उन्होंने उठाया होता है, ये जॉब से बेजा में होता है, वी अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर लव्ड वंस, बट अमूमन देखने में आता है कि वकील साहब के बोलने से पहले या तो वो रोना शुरू कर देते हैं या वो फिर बात करना शुरू कर देते हैं, जिसको जजेस भी पसंद नहीं करते। नॉट एट ऑल, क्योंकि ड्रामा की वो पोजीशन हम कोर्ट में नहीं क्रिएट कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग करते हैं। ऐसे कुछ केसेस हमने डिस्कस कर लिए फॉर अ लॉयर्स ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट, बट वी ऑल्सो हैव ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट। इस पे एक जजमेंट मेरी नज़र के सामने से गुजरी, डेट वाज 2000 YLR 1102 कराची हाई कोर्ट, जस्टिस रशीद अहमद रिजवी साहब की, एंड ही सेज ड्यूटी ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स इज टू अवॉइड इवन द सस्पिशन that they might possibly use information which they received in their professional capacity against the clients from whom they received them. अच्छा, ये जस्टिस रशीद रिजवी साहब जो है ना, he had been the president of the Sindh Bar Association, member Pakistan Bar, very eminent lawyer. अच्छा, जो उन्होंने यहाँ पे बात की है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वकील को अपनी तमाम इंफॉर्मेशन दे दी, अब वही इंफॉर्मेशन वो मेरे अगेंस्ट मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रहा है। तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि काउंसिल और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, दैट इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन, और नीदर द क्लाइंट नॉर द काउंसिल कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ईच अदर। बहुत सारी एप्लीकेशन पंजाब बार काउंसिल में भी पेंडिंग पड़ी होती हैं जहां पे इन्हीं किस्म के इश्यूज हैं। सो इस वजह से ये रशीद रिजवी साहब ने यहाँ पे जो बात की, उन्होंने कहा कि जो भी कम्युनिकेशन है दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल टू ब्लैकमेल द क्लाइंट। सो इस वजह से अगर कोई ऐसा करता है तो दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ द एथिक्स। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि अमूमन जो क्लाइंट साहब आपके पास आते हैं तो सबसे बड़ी अप्रीहेंशन उनके पास यही होती है कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है या नहीं। एंड वी एट MMGLA और जो मियाँ साहब से हमने सीखा है, दैट वी ऑलवेज गिव दिस डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर that the privilege, this is a privileged communication, that whatever you are telling us, it's going to be a privileged communication. Even if I want to tell somebody, I cannot do that under the rules of professional conduct. So ये practice I suppose कि सबको adopt करनी चाहिए. It's a star point for us as well कि हमने आपसे सीखे और adopt कर रहे हैं। बहुत सारे lawyers करते भी हैं। यानी मैं अच्छा यहाँ पे ये बताने का मकसद हरगिज नहीं है कि ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है, बहुत रिलीजियसली ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, बट कहीं ना कहीं मिसयूज जब होता है तो उसके लिए रेमेडी लॉ में अवेलेबल है कि यानी दैट्स अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन दैट कैन नॉट बी यूज्ड। सर एक नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। दैट वाज 2000 YLR 2924 बार काउंसिल ट्रिब्यूनल NWFP। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आलम खान साहब कहते हैं that a lawyer should conduct himself in such a way so as to give least suspicion to his client regarding his honesty and not to betray trust reposed in him by his client. Yes, that is the most important sacred trust between a client and the counsel. So वो इसी तरह से है कि आपके क्लाइंट को ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मैं आपको एक ना यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताता हूँ। इंग्लैंड के अंदर जितने भी आपके सोलिसिटर्स होते हैं, उनके पास उनके जो क्लाइंट्स हैं
प्रेफरेबली जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह, उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दे आर ऑलवेज केप्ट विद देम, और ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं. दैट इज अ सीक्रेट ट्रस्ट. सो इसी तरह आपकी क्लाइंट का इसी तरह का आप पे सीक्रेट ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं दे आर सेफ, they are well kept, and they will be presented or brought out at the time of जब उनकी ज़रूरत होगी. So इस वजह से ये ट्रस्ट जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है. And I remember that in one conference his lordship Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa साहब was telling a tale about the barristers. तो उन्होंने बात बताई थी कि यूके में अमूमन जो लोग होते थे वो अपना जेवर Yes. या अपनी प्रॉपर्टी के कागज स्पेसिफिकली बैरिस्टर का कमरा Yes. ढूंढ के देखे जाते थे, बिकॉज दे न्यू कि ये उसकी ट्रस्ट में कभी कोई ख्यानत नहीं करेगा. और विशाल, बदकिस्मती से आई हैव नो फियर टू कन्फेस दिस कि ये जो कॉन्फिडेंस था अपने काउंसल्स के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये डिक्रीज हुआ. सो इसी वजह से इस वीडियो को बनाने का भी मकसद यही है कि हम अवेयरनेस ऐसी दें ताकि आने वाले जो लॉयर्स हैं वो इस जो आपका ये ट्रस्ट है उसकी तरफ दे शुड डू द बिल्डिंग. और अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम अक्रॉस द केसेस जहाँ पे जब एक क्लाइंट ने अपने लॉयर को एक प्रॉपर्टी के कागज दिए तो बाद में पता चला कि वकील साहब ने प्रॉपर्टी अपने पास रख लिया. तो आई बिलीव कि इस वीडियो से जो हमारे आने वाला यूथ है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, दे मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर द प्रैक्टिसेस वी शुड अवॉइड. मियाँ साहब उससे बात नहीं भी कर रहे तो ऐसा होता है रियलिटी में, इस पर आपने कान बंद नहीं करने. हम सर नेक्स्ट जजमेंट के ऊपर चलते हैं. अच्छा सर, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी पुरानी थी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी. इट वाज 1963 PLD 23 सुप्रीम कोर्ट. मिस्टर जस्टिस हमूदुर रहमान साहब थे, एंड ही said in that judgment that when an advocate undertakes to represent a client, he cannot send any other advocate to represent him in the court of law. अच्छा, अब इससे ये हरगिज ये मतलब ना लीजिएगा कि आप लोग जब मेरे केसेस में जाते हो तो आप लोग नहीं जा सकते. इस ऑब्जर्वेशन के, इस जजमेंट के अंदर जो है दो हिस्से हैं. एक क्लाइंट मेरे पास आया एंड ही हैज़ एंगेज MMJLA और पर से मियां अली हैदर एंगेज किया, और वो मियां अली हैदर को उसकी मुंह मांगी फीस है वो उसको पे कर रहा है टू रिप्रेजेंट हिम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अच्छा, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाते हैं तो कुछ बहुत फॉर्मल मटेरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं. कुछ प्रोसीडिंग ऐसी होती हैं जो मटेरियल प्रोसीडिंग नहीं होती, जिसके अंदर फर्ज करें अभी हाजिरी राइप होनी है, केस ने भी राइप होना है फॉर आर्ग्यूमेंट्स. सो उसके अंदर एसोसिएट्स का जाके अपेयर होना डजंट रियली मैटर. लेकिन जो मटेरियल हेयरिंग है, फर्ज करें अर्जेंट में केस आपका फिक्स हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता विशाल साहब सुबह जाके ये रिट आपने आर्ग्यू करनी है until unless I have the confidence that you can handle such case. Because if you lose that writ petition, if you lose that criminal appeal at initial stage, if you lose that criminal revision at initial stage, वो क्लाइंट आके मेरा सर फाड़ेगा. कहेगा भाई साहब मैंने आपको आपके पैसे दिए थे, विशाल साहब के पैसे नहीं दिए थे जो आपने अपने जूनियर को भेज दिया. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जस्टिस हमूदुर रहमान हैज हेल्ड इन दिस जजमेंट कि जब आपने पैसे ले लिए, यू आर द काउंसिल ऑफ दैट पर्सन, इट इज योर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट हिम. अब रिप्रेजेंट वहां पे करने के लिए मटीरियल हेयरिंग, जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस है, उसमें फर्स्ट इनिशियल हेयरिंग होती है, देन द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है. सो इन बिटवीन द एसोसिएट्स कैन गो टेक एडजर्नमेंट्स और ब्रिंग द केस टू इट्स राइप पोजिशन. दैट इज परफेक्टली फाइन. बट द मटीरियल हेयरिंग्स जिसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, ओपनिंग आर्ग्यूमेंट, दैट मस्ट बी डन बाय द लॉयर व्हिच इज डायरेक्टली. सर इसमें तो एक तो इसमें आगे एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म जैसा हम देखते हैं सीनियर जूनियर. एक और हमने चीज़ देखी है व्हेन अ लॉयर एंगेजेस अ सेकंड लॉयर, जिसको हम अपनी लोकल ज़बान में टाउट्स भी कहते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड वर्ड टू यूज़. बट ऐसा भी होता है व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू अ लॉयर जो उस फील्ड में प्रैक्टिस भी नहीं करता, ही टेक्स द फीस कि मैं रिप्रेजेंट करूँगा, एंड देन ही फर्दर गोज टू अ लॉयर A, B and C टू आस्क हिम कि तुम जाके केस करो, और उसके बाद शायद वकालतनामा भी ना हो या क्लाइंट से डायरेक्टली मिला भी ना हो, तो वो जाके केस को रिप्रेजेंट करता है इन कोर्ट ऑफ लॉ. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आई टेक वेरी सीरियस ऑफेंस टू दैट वर्ड यू हैव यूज्ड फॉर एनीवन, बट द थिंग इज दिस कि देखो, वी हैव अ लॉ फर्म, आई एम एक्सपर्ट इन क्रिमिनल लॉ or try to be expert, pretend to be expert, though I'm still learning.
मेरे साथ बाकी पार्टनर्स टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं. सो इफ आई एंगेज माई सेल्फ इन टू दैट केस, तो अगर मैं अपने साथ किसी अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेता हूं उस केस के अंदर, दैट यू टेक द लीड बिकॉज द फर्म इज गोइंग टू बी एंगेज इन दैट. सो यू टेक द lead and I will follow you or I will be dealing with the client. That's perfectly fine. ठीक है. But ये नहीं हो सकता कि आप किसी और वकील को दे दो और डायरेक्ट क्लाइंट के साथ खुद करो. दैट्स अगेन अ मिसकंडक्ट बिकॉज द क्लाइंट डजंट नो दैट यू आर नॉट अपेयरिंग. ये अगेन उसी की वायलेशन है जो मैंने अभी आपको पहले जजमेंट बताई थी कि आपने पैसे लिए हैं, किसी और ने पैसे नहीं लिए. सो यू हैव टू रिप्रेजेंट एंड अपेरेंटली द क्लाइंट मस्ट नो. यस. अगर किसी फर्म में दूसरा पार्टनर भी एंगेज कर रहे हैं तो क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन या मिसगाइडेंस नहीं होनी. न्यूट्रलिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस इज अ part and parcel of this profession. Yes. There should not be any wheel between you and your client. Yes. If I am engaging my partner in certain case because I believe that I can get that relief through my partner because he is well equipped in terms of knowledge, that's perfectly fine. Fine. But client must know that मेरे साथ मेरा partner इसके अंदर engage है, he will be doing that. Definitely. सर इसमें तो हमने रिसर्च के टाइम बहुत सारा केस लॉस निकाले थे. Almost I suppose that there was more than 30 cases. 40. Almost 40 cases which we wanted to discuss, but due to shortage of time, हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते. And since your time is very important, तो उसको मद्देनजर रखते हैं what we have done is that we have attached the PDF file with the video which will be one click downloadable for our viewers. तो वो वहाँ से डाउनलोड करके इन केस लॉस को पढ़ सकते हैं. If you have any question regarding any case law, so I would recommend that you ask that question in the comment box. So Mr. Miali साहब और I और my team would comment on that और उसको address किया जा सके. Sir, thank you so much for your time.